लाइफ इंश्योरेंस की बातचीत करने के लिए। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आई थिंक पहले अर्निंग सीजन पे फोकस करता, लेकिन उससे पहले ये जो मार्केट्स ने अक्टूबर में सर किया, एग्जैक्टली आप देखें 16,800, हमने प्रीवियस लो को भी नहीं वॉलेट किया और हम इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी क्लोजर टू ऑल टाइम हाई और यूएस मार्केट ने लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। डॉलर इंडेक्स में आप देखें कूल ऑफ है, रुपया आज कंफर्ट जोन में है। सर अब हम नवंबर में जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से नवंबर को अप्रोच कर रहे हैं, ओवरऑल बाजार आपको लग कैसा रहा है? हेल्दी है बाजार या फिर अभी भी इस यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा है मार्केट कि हम 18,000 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा लग रहा है आपको सर? नमस्कार। दिवाली और सीजन्स की खूब खूब शुभकामनाएं सबको। देखिए, मार्केट जो है एक अच्छे फंडामेंटल बेस पे खड़ा हुआ है और वो फंडामेंटल बेस जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी का है। अगर डोमेस्टिक पैरामीटर्स देखें तो सारे अच्छे दिख रहे हैं। जो कंजम्पशन की डिमांड है वो रोबस्ट है, थोड़ी अर्बन में ज्यादा रोबस्ट है, रूरल अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा। बट होप यही है कि एज एज वी प्रोग्रेस रूरल डिमांड भी वापस आएगी, जब जब ये नया फसल वगैरह की सीजन आएगी। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो रोबस्ट है ही। हम देख रहे हैं कि जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी काफी रोबस्टनेस है। होटल्स देखे, शॉपिंग देखे, रिटेलिंग, मल्टीप्लेक्स, ये सब में काफी अच्छी एक्टिविटी दिख रही है। और वैसे ही हमने कार बुकिंग्स के नंबर भी देखे हैं, तो लग रहा है कि जो लोकल कंज्यूमर है वो स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि लास्ट 2 साल से स्पेंडिंग कम करी थी। तो ये एक कंजम्पशन की बात होगी। दूसरी जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो जो प्राइवेट सेक्टर सेंटीमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो काफी पॉजिटिव होती जा रही है। एक तो ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती रहेगी, क्योंकि लास्ट 2 साल में कैपेसिटीज कम आई थी, तो जैसे डिमांड बढ़ती है तो यूटिलाइजेशन बढ़ती है और कंपनीज की जो मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है। सेकंड, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट 3 साल में जो मेजर्स लिए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, लगता है टेक्सटाइल्स वगैरह में भी अच्छी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आएंगी, रिन्यूएबल्स में है, सेमीकंडक्टर्स की भी बड़ी बात हो रही है। तो इससे काफी जो है इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का जो है उसमें एक्टिविटी दिखने की काफी गुंजाइश है। और थर्ड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी वो तो वैसे ही चल रही है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग चल रही थी वो भी अच्छी तरह से चल रही है। तो लोकल माहौल है वो काफी डिसेंट है। उसमें जो हम विपरीत कारण देखें तो सारे ग्लोबल हैं। इन्फ्लेशन की जो स्केयर चल रही है, जो जिस तरह से फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी जो बहुत ही अच्छी बहुत ही लूज और इजी लिक्विडिटी थी लास्ट 3 साल से, वो कम होती जा रही है। तो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, लोकल सिचुएशन बेटर है। तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली स्पीकिंग जो इंडियन मार्केट्स हैं वो ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट करते ही रहेगा एज लॉन्ग एज वी डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ। और आपने अभी भी जो रिजल्ट सीजन की बात करी, उसका भी अच्छा बेस बन रहा है। आईटी के रिजल्ट्स मोरलेस अच्छे थे, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो उस तरह से लग रहा है कि धीरे धीरे करके फंडामेंटल का बेस बन रहा है। वाकई इनफैक्ट मेरी मैं आ ही रहा था कि भाई अगर आपने हालांकि एक शब्द को जिसको काफ़ी तवज्जो दी वो है लोकल। ठीक है, मैं इसी पे फोकस करता हूँ और पहला मैं जो स्पेस यहाँ पे पिक करना चाहूँगा दैट्स बैंक्स। वाकई अगर आप देखें बैंक्स में नंबर सर अब तक जो जो आए बहुत अच्छा है और इस बार एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि पीएसयू बैंक्स और वहाँ पे इम्प्रूव होते हुए क्वार्टरली अगर आप देखें जो ग्रेजुअली नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, बाजार उस पर फोकस कर रहा है, उसको एडमायर भी कर रहा है। आप पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखिए, मैंने लगभग साल 2 साल के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। बैंक्स पे कितना कॉन्फिडेंस है आपका सर? और बीते 2 महीने में इट वॉज बैंक निफ्टी जिसने लीड किया इस पूरे पुल बैक को। क्या लीडरशिप बैंक्स ही रखेंगे और इस बार ब्लेंडेड अप्रोच रखिए, ज़्यादा झुकाव ना प्राइवेट पे रखिए ना पीएसयू पे, ब्लेंडेड अप्रोच रखिए, दोनों पे ही फोकस कीजिए? बिल्कुल। देखिए, बैंक्स में ये जो क्वार्टर था और मे बी नेक्स्ट क्वार्टर, वो एक गोल्डीलॉक्स काइंड ऑफ क्वार्टर है, जहां पे एनपीएस के कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से काफी प्रोवाइड कर चुके हैं। और नए जो एनपीएस नई साइकिल में आते हैं वो भी टाइम लगेंगे। सेकेंड इज, जिस तरह से आरबीआई ने रेट्स को हाइक किया है और काफी सारी जो लोन्स होती है, एसेट्स होते हैं, वो आरबीआई रेट से लिंक्ड होते हैं, तो उनकी रिप्राइसिंग जल्दी हो रही है। तो जो बैंक्स का एसेट बुक है, जो लोन्स है, उनके उनके ब्याज दर बढ़ रहे हैं। और जो उनकी लायबिलिटीज है, जो बैंक्स को पे करना पड़ता है डिपॉजिट्स का, उनके ब्याज दर कम कम फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कम कम गति से बढ़ रहे हैं।
2-3 क्वार्टर के बाद दोनों कैचअप हो जाएंगे, बट यही क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर जो है उसमें हमें दिख रहा है कि जो एसेट प्राइसिंग जल्दी हो रही है, लायबिलिटी प्राइसिंग थोड़ी लैग से हो रही है, तो उसकी वजह से हमने मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी है, उसकी वजह से हमने ओवरऑल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कॉस्ट टू इनकम रेशियो में बेटर देखे हैं, और एनपीएस का एज ऑफ नाउ इश्यू नहीं है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है बैंक के लिए नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए। ग्रेजुअली अगर टाइटनेस रही, लिक्विडिटी सिस्टम में टाइट रहेगी, तो ऑफ कोर्स मार्जिन वापस नॉर्मलाइज होंगे, बट 1-2 क्वार्टर के लिए तो अच्छा दिख रहा है। एंड जब हमने देखा है कि जब भी क्रेडिट ग्रोथ आती है सिस्टम में, तो बैंक्स का जो प्राइसिंग पावर है वो बरकरार रहता है, मार्जिन बरकरार रहते हैं। तो हमें दिख रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम 15-17% की जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, उसकी वजह से भी बैंक्स को काफी फायदा हो रहा है। स्ट्रक्चरली आपने जो पूछा, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन में हमेशा सस्ते लगते हैं, चीप लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमेशा थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, बट अगर बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आई वुड स्टिल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो रिलेटिव वैल्यूएशन का प्ले है, उसमें हम टैक्टिकली प्ले करते हैं। बैंक्स पे आप देखिए मिहिर जी, आपका व्यू हमने सुना। अच्छा, मैं अभी कुछ देर पहले आपका व्यू एक चलते चलते आपने ऑटो शब्द का इस्तेमाल किया सर। ऑटो में बाजार बहुत सिलेक्टिव रहा है, वो इंडिविजुअल कंपनियां जहां पे जो जिनके प्रोडक्ट लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बाजार ने हाथों हाथ लिया उनको। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टीवीएस मोटर इन टू व्हीलर स्पेस, एम इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ये कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपका कन्विक्शन कितना बढ़ रहा है, जब आपका कैपिटल गुड्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर आके ट्रेड कर रहे हैं, आप क्रेडिट ऑफटेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो ऐसे में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर आगे डाउन द लाइन साल 1.5 साल के लिए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स इकोनॉमी को लिंक्ड होते हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा करना चाहिए। थोड़े वैल्यूएशन प्रीमियम पे होते हैं हमेशा, बट दैट्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। बट इन जनरल मुझे लगता है कि जो साइक्लिकल डिमांड है कमर्शियल व्हीकल की, चाहे वो न्यू व्हीकल्स हो, चाहे वो यूज्ड व्हीकल्स हो, उसमें स्ट्रक्चरली नेक्स्ट 1-2 साल अच्छे रहने चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चरली अगर आप देखिए जो नेक्स्ट 1-2 साल है इस स्पेस के लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मैं असल में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा मूव, याद रखिएगा, टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस में देखा, बहुत अच्छा मूव अगर आप देखें एम में देखा, मारुति में देखा। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे थोड़ा सा मैं यहाँ बात करता हुआ। अच्छा भैया जी, आपने ज़्यादा फोकस किया लोकल पे, बट स्टिल एक ऐसा सेक्टर जिसने आई थिंक जिसका ग्लोबल अगर आप देखें डिमांड पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और वो है केमिकल्स एंड स्पेशली चाइना प्लस वन। इस अप्रोच के तहत केमिकल को बड़ा बेनिफिट मिला भी, और अभी भी अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एसआरएफ, टाटा केमिकल एट ऑल टाइम हाई। इस पे इसमें लोग कमिटेड हैं। अभी आज भी प्रश्न आते हैं तो हाँ, टाटा केमिकल हमारे पास है, हमारे पास एसआरएफ है। यहाँ पर कमिटेड रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को, अच्छे प्रॉफिट्स को जो आपने CY 20 या 21 में बनाए या फिर 22 में अब तक बनाए, कैश में कन्वर्ट करने का ये वक्त है? देखिए, केमिकल जो स्पेस है, चाइना प्लस वन का फायदा तो हुआ ही है, और वो हमने लास्ट 3 साल में देखा है। एंड प्लस जिस तरह से कोविड के टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड आई थी, तो उसमें भी काफी सारे एपीआई की डिमांड बढ़ी थी, और काफी हमारी जो छोटी कंपनीज हैं वो एपीआई लिंक भी होती हैं केमिकल्स कंपनी की। तो उस तरह से एक जो टेलविंड मिला था लास्ट 2-3 साल में, वो बहुत ही अच्छा था। अब हम सडनली ये देख रहे हैं ये साल 2022 में कि जो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन आई है, तो यूरोप में जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, और गैस की सप्लाई का प्रॉब्लम आई थिंक एक स्ट्रक्चरल हो चुका है, तो अब यूरोप वाला जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। हमने यूरोपियन जो BASF कंपनी है, उसने प्लान्स अनाउंस किए कि यूरोप में वो कम करेंगे एक्टिविटीज और ग्लोबल एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यूरोप, आउटसाइड यूरोप, यूरोप प्लस वन का भी एक थीम बन रहा है। तो वैल्यूएशंस आपने जैसे कहा इतने अच्छे, इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे जितने 2 साल पहले थे, लेकिन एक और ग्रोथ ट्रिगर ये सेगमेंट को मिला है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आई थिंक ये थीम बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज की जो क्षमता है केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, इवन फार्मास्यूटिकल्स में, वो ग्लोबल स्केल पे है, ग्लोबल क्लास की है। तो ये जो नई नई प्रोडक्ट्स आएंगे, जिस तरह से यूरोप से प्रोडक्शन मूव आउट करेगा, तो उसका फायदा इंडिया को होने का अच्छा चांस है। हाँ, ओके। अच्छा मिहिर जी, अब एक स्पेस जिसको आप बहुत बारीकी से देखते हैं, इंश्योरेंस स्पेस। यहाँ पर बाजार बहुत सिलेक्टिव रहा है। कुछ स्टॉक्स ने तो बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया बीते 1 साल में, लेकिन कुछ स्टॉक्स सिंक भी हुए हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कलेक्टिवली
एक ऐसा स्पेस नहीं बन के ये इमर्ज हुआ जिसने पैसा बहुत ही ज़्यादा कमा के दिया हो, हर स्टॉक चला हो। ऑल दो क्वालिटी ऑफ स्टॉक में अगर आप देखें कोई भी भेदभाव नहीं है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट्स हैं और अच्छी अगर आप देखें लीडरशिप है, बट स्टिल बहुत चुनिंदा स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया। मैं SBI लाइफ को देख रहा हूँ, इट्स एट ऑल टाइम हाई एंड स्टिल अगर आप देखें तो इस वक्त HDFC लाइफ आपकी स्क्रीन पर जिसके काफ़ी कसीदे पड़े भी गए थे, ये करीब करीब 535 पर लगभग आप समझ लीजिएगा कि इस साल की लोवेस्ट डिजिट पे ट्रेड कर रहा है। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है और अभी क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस स्पेस में? स्टॉक स्पेसिफिक रहें या फिर पूरे सेक्टर पर एक बेट लेनी चाहिए इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए, इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तीनों सेगमेंट्स के डायनामिक्स अलग रहते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सेगमेंट तो लाइफ इंश्योरेंस है। तो इन जनरल अगर हम देखें लाइफ इंश्योरेंस तो अभी भी एक अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है। इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है पॉपुलेशन को। तो एक जो लॉन्ग टर्म थीम है उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने ये देखा था कि जब बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि ऐसा भय था कि बैंक्स के जो एसेट्स हैं, क्वालिटी है, वो डिटेरियोरेट होगी, डिफॉल्ट हो जाएंगे क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, ये वो करके। तो बैंकिंग सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था। ये फेज में लोगों को लगा कि कोविड का भय है, जान की जो कीमत थी वो सडनली लोगों को रियलाइज हुई। तो इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स थे वो अच्छी तरह से ग्रो करे, बिकॉज देयर वाज मोर डिमांड फॉर इंश्योरेंस। और जो बैंक्स भी थी वो इंश्योरेंस ज्यादा बेचने में लगी हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रेडिट ग्रोथ तब जो 2020, 21, 22 में जो हमने देखा वो इतनी नहीं हो रही थी। तो एक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस का हमने दौरा देखा था इंश्योरेंस का बिटवीन 2020 एंड 2022 कंपेयर टू द बैंकिंग सेक्टर। आप अगर देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे ख्याल से अब जो है, बिकॉज ऑफ दैट आउट परफॉर्मेंस, थोड़ा वो रिलेटिव परफॉर्मेंस में बैंक सस्ते लगने लगे थे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखें तो बैंक्स में अब क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, तो वैल्यूएशंस अभी भी जो प्री कोविड लेवल से उससे कम है। तो अब मुझे लगता है रिलेटिवली जो प्रेफरेंस है बैंकिंग में जा रही है। तो एक सिक्लिकल जो बोलते हैं टैक्टिकल रिलेटिव वैल्यू का प्ले बन रहा है, उसकी वजह से सम ऑफ द इंश्योरेंस स्टॉक्स रिसेंटली थोड़े अंडर परफॉर्म किए। बट ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है सेविंग्स की, अंडर पेनिट्रेशन की, वो मेरे ख्याल से कहीं नहीं गई। और अगर इंश्योरेंस अगर ऐसे लॉन्ग टर्म देखें तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम आते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उस पर इनकम होती है, प्लस रिन्यूअल प्रीमियम आते हैं। तो एक बहुत ही लो सिक्लिकल एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी वाला जो है ये जो सेक्टर है वो मेरे ख्याल से है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज इन दैट स्ट्रक्चरल स्टोरी। रिलेटिव जैसे मैंने बोला, क्योंकि अब बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ हो रही है तो थोड़ा फोकस वहां जा रहा है। अच्छा, पॉसिबली मिहिर जी आपसे आखिरी प्रश्न होगा यहाँ पर। इस साल का जो वर्स्ट प्राइस परफॉर्मर था वो था IT, और आपने अभी अर्निंग सीजन भी मोटा मोटी देख लिया। आप क्या कॉल लेते हैं इस वक्त IT में? ये एक वक्त है कॉन्ट्रा कॉल लेने का, या फिर अभी भी आप आश्वस्त नहीं हैं, स्पेशली US में जिस प्रकार की IT सर्विसेज और IT प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की अर्निंग्स रही हैं, या फिर आने के अंदेशा है, उसको देखते हुए? IT एक ग्लोबल सेक्टर है, और जैसे हमने डिस्कस किया, हमारा जो करंट प्रेफरेंस है वो डोमेस्टिक सेगमेंट्स पे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है IT रिलेटिवली अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करती है तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जैसे आपने ही कहा US में भी थोड़ा स्लो डाउन का माहौल है। तो उसकी वजह से जो IT है सर्विसेज, जो जिस तरह से हमने FY21 और FY22 में बहुत ही ज्यादा बंच्ड अप ग्रोथ देखा था, वो बेस्ट इज ओवर मेरे ख्याल से। नाउ वी विल बी बैक टू नॉर्मल ग्रोथ। जो पहले हमने देखे थे 10 से 12% के जो परसेंट के जो ग्रोथ देखे थे IT में, वो लेवल पे आ जाएंगे। तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डोमेस्टिकली 7%, 6.5% पे ग्रो करेगी, तो शायद आई वुड स्टिल प्रेफर द डोमेस्टिक सेक्टर्स। चलिए मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल, घरेलू, इसी पे आपका है झुकाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चर्चा में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। अब चलते हैं नीरज जी के पास।